ऑलराइट, सो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट होगी कंडक्टर्स से। इससे पहले हमने जो है वो वर्क या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जिसको कहते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं उन मटेरियल्स के बारे में जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एनर्जी हम कैलकुलेट करते आए हैं। तो पिछला जितना भी हमारा नॉलेज है उसकी बुनियाद के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम, रियल सिस्टम के करीब आ रहे हैं। और उनमें से जो बहुत, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं ये बात दोबारा करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर रहेंगे। यानी हमारी जो पहली शर्त होगी किसी भी सिस्टम को स्टडी करने की, वो ये होगी कि हम चार्जेस को मूव नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उसमें चार्जेस हमेशा जो है वो रेस्ट पे रहे हैं, स्टैटिक रहे हैं। और अभी भी आज भी जो बातें मैं करूंगा कंडक्टर्स के बारे में, आमतौर पे जब कंडक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है किताबों के अंदर, तो कंडक्टर की ये डेफिनेशन दी जाती है कि ऐसा मटेरियल जिसमें से बासानी करंट गुजर सके, इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके। अब करंट जो है वो चार्जेस का बहाव होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसलिए शायद ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि जब हम कंडक्टर्स की बात करेंगे तो शायद चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये पहले बात कर देना चाहता हूँ कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर रहेंगे और हम ये कंडीशन लगाएंगे कि चार्जेस कैन नॉट मूव। ये सिर्फ एक याद दहानी थी। तो इसका मतलब है कि जब हम कंडक्टर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो इसकी वो डेफिनेशन नहीं होगी जो आमतौर पे किताबों में दी जाती है। कंडक्टर से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये होगा जिसमें आप चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, यानी जिसके अंदर चार्जेस जो हैं वो अगर उनके ऊपर फोर्स लगे तो वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस कैन मूव, दे आर नॉट मूविंग बट दे कैन मूव। ठीक है, तो यही बुनियादी फर्क है। चार्जेस आर मूविंग का मतलब होता है कि उसमें चार्जेस ऑलरेडी मूव कर रहे हैं और करंट बना हुआ है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ चार्जेस कैन मूव, जिसका मतलब ये है कि अगर उन पे फोर्स लगेगी तो चार्जेस वहां पे हरकत कर सकेंगे। और इंसुलेटर की डेफिनेशन है कि चार्जेस कैन नॉट मूव फ्रीली। चलो ये भी एक शर्त लगा देते हैं, बल्कि फ्री को अभी रहने देते हैं, वो अभी मेटल्स की डिस्कशन में हम नहीं जाते। बट इन जनरल कंडक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब आमतौर पे दो केसेस हम स्टडी कर सकते हैं। एक है आइडियल केस, ठीक है, आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर वो होता है कि जिसमें या परफेक्ट कंडक्टर भी इसको कहते हैं, जिसमें जब चार्जेस पे फोर्स लगे तो उनको कोई रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। यानी दूसरे लफ्जों में रेजिस्टेंस नहीं होती उनकी, उनके अंदर। अम, उनको आजकल हम सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आइडियल कंडक्टर की प्रॉपर्टीज तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन हमें पता है कि रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो। सुपर कंडक्टर की मैं बात नहीं अभी कर रहा, सुपर कंडक्टर एक डिफरेंट फिनोमिना है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी मेटल्स की, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि जब हम आइडियल कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अगरचे इससे मुराद नो रेजिस्टेंस है, लेकिन वो सुपर कंडक्टर नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी कंडक्टर है जिसको आप एनर्जी बैंड थ्योरी जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की होती है उससे आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब इस आइडियल या परफेक्ट कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टीज निकल रही हैं जो हमने इससे पहले लेक्चर्स देखे हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की निकाली थी। तो वहीं से हम अब ये नतीजा निकालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला मुद्दा है आज का।
पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आपके पास एक आइडियल कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, जीरो, इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, यानी अगर मैं एक लेट से सॉलिड स्फीयर ले लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ये एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। अच्छा, हमने ये केस स्फेरिकल शेल में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर पड़ा हो और अंदर से ये खोखला हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्फीयर की। ये मैं सिर्फ मिसाल लेने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, और ये लाजमी नहीं है कि ये सर्कल हो, स्फीयर हो। ये कोई रैंडम शेप भी हो सकती है। फर्ज करेंगे ये आपका कंडक्टर है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये कोई रैंडम कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर है। तो दोनों में ये प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, अब होता ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, लेट्स से मैं इसको एक कंडक्टर कहता हूँ, और इसके ऊपर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ ई नॉट। तो अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं की थी, लेकिन हमें पता है कि हर चीज एटम से मिलकर बनी है, और एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी चीज के ऊपर अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप डिफाइन करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्जेस, राइट। कि अगर इसके अंदर कोई एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और जब किसी चीज पे फोर्स लगती है तो वो मूव करता है। लेकिन विद इन दी लिमिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी सेपरेशन हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही काम इंसुलेटर में भी होता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए, अगर आपके पास एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की बनेगी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दाएं साइड पे इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड पे इकट्ठा हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन होगी तो इसके अंदर भी, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जनरेट करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेट से E1 का नाम दे देते हैं। तो होगा ये कि ये जो E1 इन साइड है या E0 आउटसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, चले मैं इनको बताता हूँ। मैं यहाँ पे E0 को मैं कह रहा हूँ अप्लाइड फील्ड, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी वाजे करने के लिए। और E1 को मैं कह रहा हूँ इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस का मतलब ये होता है कि बाहर वाले फील्ड की वजह से अंदर फील्ड पैदा हुआ है। अगर मैं बाहर वाला फील्ड, अप्लाइड फील्ड खत्म कर दूंगा तो इंड्यूस फील्ड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन इन दोनों फील्ड्स के नतीजे में क्या होता है कि द इंड्यूस्ड फील्ड टेंड्स टू कैंसल द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कंडक्टर्स के बारे में। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एज अ रिजल्ट उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो इन साइड द कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है कि इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो भी जीरो होगी इनसाइड आइडियल कंडक्टर। ठीक है, और ये आपको गाउस लॉ से भी पता है कि डेल डॉट ई जो है दैट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि मैंने अभी कहा कि जो ई इनसाइड है वो जीरो है, तो इससे साबित हुआ कि रो भी क्या होगा, जीरो होगा। सो देर इज नो चार्ज, नेट चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन फर्ज करें कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और मैं उस सो लेट से एक रैंडम शेप का कंडक्टर है और उसके अंदर मैं एक चार्ज फर्ज करें रख देता हूँ,
क्यू क्यू टोटल चार्ज में रखता हूँ इसके अंदर। तो अभी मैंने अर्ज की कि जो इसके अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता, रो जीरो होना चाहिए ना इनसाइड द आइडियल कंडक्टर। तो ये जो मैं चार्ज रखूंगा इनसाइड दिस कंडक्टर, वो फिर किधर जाएगा? वो ये करेगा कि वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये सारे का सारा चार्ज जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाएगा। इट मूव्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। और थोड़ी देर के बाद आपके पास इसकी हालत क्या हो जाएगी कि इस अंदर वाले क्यू की वजह से सारी की सारी सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सो तो इंड्यूस चार्ज जो होगा, जो आप किसी कंडक्टर के अंदर रखेंगे, वो सरफेस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। एनी नेट चार्ज resides on the surface of conductor। ठीक है। तो ये दूसरा एक अहम नुक्ता है जिसको आपने याद रखना है। और इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह बेसिकली है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि सरफेस के ऊपर अगर आपको याद हो, फॉर एग्जांपल सफियर की मैं मिसाल दूंगा कि अगर आप ये कहें कि सफियर की जो सारी एनर्जी है, हमने ये कैलकुलेट की थी, जो स्फीयर की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ स्फीयर, और यहाँ एनर्जी से मुराद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। अगर उसकी सरफेस एनर्जी निकाली जाए, तो ये हमने प्रॉब्लम पहले किया हुआ है, उसकी मैं सिर्फ वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। दैट वाज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर आर। और अगर यही एनर्जी मैं निकालूं डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल वॉल्यूम, यानी सरफेस की बजाय अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो उसकी वैल्यू निकलती है 3/20 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले प्रॉब्लम्स किए हुए हैं। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ये जो वॉल्यूम की एनर्जी है, दिस इज ग्रेटर देन दिस एनर्जी, बिकॉज 3/20 पाई इज ग्रेटर देन 1/8 पाई। ठीक है। सो इसका मतलब, सॉरी, सरफेस एनर्जी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एनर्जी। 1/8 पाई इज ग्रेटर देन 3/20 पाई। मैंने उलट कह दिया था क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा फैक्टर हो रहा है एज कम्पेयर टू, देखिए ना, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है 1 से 3, और डिनोमिनेटर जा रहा है 8 से 20, विच इज मोर देन 3। सो सरफेस के ऊपर जो एनर्जी है वो मिनिमम है। क्या बात कर रहा हूँ मैंने फिर उल्टी बात की है। सो 1/8 पाई should be less than 3/20 पाई। इसको कैलकुलेट करके जरा चेक करें, डबल चेक करें मैंने सही बात की है कि 1/8 पाई जो है इट शुड बी लेस देन 3/20 पाई। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी मिनिमम होती है, आपको पता है, ये आपने ग्रेविटी में भी देखा है, और इन जनरल आपको पता है एक्शन ऑफ लीस्ट लीस्ट एक्शन से भी आपको पता है कि हर कायनात में एनर्जी की साख्त कुछ इस तरह की है कि हर सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है वो सरफेस होती है। तो ये एक जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि ये जो चार्ज आप रखते हो किसी कंडक्टर के अंदर, वो उसकी सरफेस के ऊपर क्यों चला जाता है। बिकॉज चार्ज वॉल्यूम के ऊपर भी तो रह सकता था, लेकिन वॉल्यूम पे रहने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और नेचर जो है वो ज्यादा एनर्जी की बजाय कम एनर्जी वाली सरफेस को फेवर करती है। तो ये था ये नुक्ता के इनसाइड द आइडियल कंडक्टर रो जीरो हो जाता है क्योंकि सारा चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे चला जाता है। और इसी से मुताल्लिक चीज जो है, तीसरा पॉइंट, वो है कि जो कंडक्टर है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखें VA - VB, तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पे लूँ, बल्कि नहीं, सॉरी, नॉट इन्फिनिटी, बिकॉज ए से बी है, तो ए से बी अगर मैं कोई पाथ लूँ और उसके ऊपर मैं
ई डॉट डी एल कैलकुलेट करूं, तो मुझे पता है कि इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो इससे नतीजा ये निकला कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो कंडक्टर जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल होता है, यानी इक्वी पोटेंशियल चीज है। मतलब ये कि कोई से दो पॉइंट कंडक्टर के अंदर ले लो, ठीक है ना, यानी अगर आपके पास एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो मैं ए से बी तक आया हूँ ना, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जिसकी वजह से अंदर जो पोटेंशियल है दोनों पॉइंट्स ए और पॉइंट बी के ऊपर वो सेम है। तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कंडक्टर में, वो सेम होगा। ये है इस इक्वेशन का मतलब। और पूरे एक कंडक्टर के अंदर यही सूरत हाल है, क्योंकि पूरे कंडक्टर में ई जो है वो जीरो होता है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल के बारे में जो कि हमें पहले से भी पता है, वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू दी सरफेस। वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे आउटसाइड दी कंडक्टर। आउटसाइड दी कंडक्टर की बात, क्योंकि इनसाइड तो जीरो हो गया ना। सो अगेन, अगर मेरे पास एक सरफेस है, मैं मैंगो बना दिया है, बहरहाल। सो इसके अंदर अगर मैं फर्ज करें क्यू चार्ज रखता हूँ, तो वो क्यू चार्ज की वजह से वो सारे का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर मूव कर जाएगा, और इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ के बराबर, और यहाँ से यहाँ के बराबर, और यहाँ से यहाँ के बराबर, एंड सो ऑन। तो हर हर पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे, हर स्मॉल फ्लैट सरफेस का एरिया अगर आप लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसा कि आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में होता भी है ना, कि तमाम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर्स। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो है, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन की है, इंड्यूस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, विच विल बी फिफ्थ प्रॉपर्टी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, या कोई बात समझ ना आई हो? अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो हम बात करेंगे इंड्यूस चार्ज के हवाले से। सॉरी। वो ये है कि फर्ज करें मेरे पास कोई अगेन सफियर है, और उस सफियर के इसको मैं कंडक्टर बोलता हूँ। और उसके करीब में जो है वो एक चार्ज लेके आता हूँ प्लस क्यू। तो अगर किसी कंडक्टर के करीब कोई चार्ज लाया जाए, तो उस चार्ज की वजह से कंडक्टर के ऊपर भी चार्ज आ जाता है, और उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। होता यह है कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इस कंडक्टर के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ को, और जो बाकी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, और इसलिए इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। आपने ना चार्ज को ज्यादा किया है ना कम किया है, आपने सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को इंडक्शन भी बोलते हैं। इंड्यूस से ही लफ्ज निकला है इंडक्शन का। तो ये है। अब एक और प्रॉपर्टी जो इसके अंदर है वो ये है कि अगर आपके पास, अगर एक कंडक्टर है और उसके अंदर मैं कोई चार्ज रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो वो मैं बात कर रहा हूँ कैविटी की। अभी मैं कैविटी को एक्सप्लेन करूंगा इनसाइड अ कंडक्टर।
तो वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि फर्ज करें अगर आपके पास आज मैं ज्यादा डायग्राम से ही सहारे लूंगा क्योंकि ये आसान है। तो मेरे पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा है, लेट्स से क्यू। और अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे का सारा चार्ज क्या होगा, वो इसकी सरफेस के ऊपर इंड्यूस हो जाएगा। ये होता है जब आपका जो कंडक्टर है वो सारे का सारा, उसमें कहीं भी कोई कैविटी ना हो। ठीक है, नो कैविटी, ये वाला केस है व्हेन देयर इज नो कैविटी। लेकिन अगर इसी अ, इसी जैसे एक कंडक्टर के अंदर मैं एक चार्ज रखता हूं और उस चार्ज को मैं रखता हूं एक कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको मैं बोल रहा हूँ कैविटी। कैविटी का मतलब खाली जगह, खला, होल कह लें आप, जो भी है। तो एक कंडक्टर है और उसके अंदर एक होल है। हम बाहर से मुझे नहीं नजर आ रहा, जैसे आमतौर पे आप कभी कौन सी चीज ऐसी है जो आप खरीदें तो अंदर वो निकलते हैं, होल निकलते हैं, पता नहीं, सेब में तो नहीं होते। सेब जो है वो इसकी मिसाल थी ऊपर वाले की। इसकी कोई और मिसाल, अगर आपके जहन में कोई फ्रूट आ रहा है या कोई चीज आ रही है, तो इसके अंदर एक होल है। ठीक है ना। जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी का बैट होता है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर जो होल्स होते हैं, कैविटीज होती हैं, उसका टेस्ट करते हैं ना एक्सरे वगैरह से। एवोकाडो भी हो सकता है। मैंने एवोकाडो खोल के तो देखे हैं, उसमें होती है कैविटी। लेकिन अगर आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर बीज होता है कि नहीं, बहरहाल। सो तो अंदर कैविटी है, मतलब ये कहने का है कि ये जो बाहर वाला सारा एरिया है, द दिस इज द सॉलिड बॉडी ऑफ द कंडक्टर। और ये जो खाली एरिया मैंने छोड़ा हुआ है, दिस इज एम्प्टी। और उसके अंदर मैं ये चार्ज रख रहा हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन क्लियर है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, ऊपर तो आपने देखा था, सीधी सीधी सी बात है कि चार्ज रखा, वो इंड्यूस हो गया सरफेस के ऊपर। अब ये चार्ज जो है वो डायरेक्टली इस सरफेस के साथ एक्सपोज नहीं हो रहा। तो अब ये होगा कि इस पहले ये चार्ज इस कैविटी के ऊपर आएगा। ठीक है, अब इस कैविटी के अंदर जो है वो पॉजिटिव होगा, तो बाहर जो इस कैविटी के बिल्कुल बाहर वाली जो सरफेस होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा। तो अब इस कैविटी की वजह से क्या होगा कि बाहर फिर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला चार्ज है जिसको मैं क्यू इंड्यूस्ड बोल रहा हूँ, वो किसके बराबर होगा? तो या इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूँ कि इनसाइड, सॉरी, तो अगर इसके अंदर क्यू है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चलें, क्यू इंड्यूस्ड। क्यू इंड्यूस से मेरी मुराद है कि जो चार्ज सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, यानी ये जो बाहर की सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये टोटल चार्ज बराबर होगा जितना चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हुआ है। सो क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू। अच्छा, ये कैविटी की ये जो कंडीशन है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि कैविटी की शेप क्या है। तो अगर एक पर्सन जो है वो यहाँ बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, और बाहर से इसको देख रहा है, तो उसको ये बाहर वाली सरफेस तो नजर आ रही है सारी की सारी, जो बॉडी ऑफ द कंडक्टर है, शेप ऑफ द कंडक्टर, जैसे एवोकाडो की मिसाल है, बाहर से नजर आ रहा है किस तरह का है। लेकिन और ये भी आपको नहीं पता चलेगा कि अंदर जो कैविटी बनी हुई है उसकी शेप क्या है या उसकी नेचर क्या है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ कैविटी है, नेचर ऑफ कैविटी इज शील्डेड बाय द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर के बाहर खड़ा आदमी है उसके लिए जो अंदर कैविटी बनी हुई है, उसकी जो नेचर है वो उसको नहीं पता चलती। उसको सिर्फ और सिर्फ जो चीज पता चलती है वो ये है कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसकी जो सरफेस है जिसको वो मेजर करता है उसके ऊपर उसको क्यू चार्ज मिलता है, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर
अंदर कोई चार्ज जीरो कर दें कैविटी के अंदर, जिसको मैं बोलता हूँ एम्प्टी कैविटी, तो अगर वो चार्ज जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो क्यू इंड्यूस्ड होगा, जो सरफेस के ऊपर होना है, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्यू इनसाइड भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बाहर खड़े आदमी को कभी पता नहीं चल सकेगा कि अंदर कैविटी है या नहीं है, और वो अगर है तो उसकी नेचर क्या है। वो जो चीज मेजर कर रहा है बाहर से, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर का टोटल सरफेस चार्ज है। सो इन अ सेंस जो कैविटी है वो छुपी हुई है बाहर वाले ऑब्जर्वर से। इससे मुझे जो है ना वो याद आती है ब्लैक होल की मिसाल। ब्लैक होल में भी कुछ इसी तरह का होता है कि अगर आपके पास ये एक ब्लैक होल है, ठीक है, और उसको मैं ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कह दूं, और एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, तो उसको वो सारा कुछ तो नजर आएगा जो इवेंट होराइजन पे हो रहा है। लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर कोई सिंगुलैरिटी मौजूद है, लेट्स से दिस इज सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी की नेचर क्या है और वो कहाँ पे है, कैसी है, उसके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उसको मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट होराइजन से मिलेगी। तो अगरचे मैं ऐसे ही एनालॉजी बना रहा हूँ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, कि सम टाइम एक सिंपल सा मॉडल जो आप स्टडी कर रहे होते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच का, उसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं किसी और ब्रांच में भी बाज कर निकल आती है। तो अब आपको पता है ऐसे ब्लैक होल्स भी होते हैं जिनमें जो चार्ज्ड ब्लैक होल्स होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं और चार्ज्ड भी होते हैं। तो उनके ऊपर आप बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपने वो स्टडी किया हुआ है ब्लैक होल्स को, तो आप देखेंगे कि जो चार्ज ब्लैक होल्स होते हैं उनके लिए कर मैट्रिक मीट्रिक लिखा जाता है। इफ आई एम नॉट, नहीं, कर जो है वो रोटेटिंग के लिए होता है, न्यूमन मीट्रिक होता है। इफ आई डोंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूमन ब्लैक होल्स भी इनको कहते हैं। फिर एक कर न्यूमन ब्लैक होल होता है जिसके अंदर रोटेशन भी होती है और साथ उसके चार्ज भी होता है। और फिर ब्लैक होल के बारे में एक थ्योरम भी है कि ब्लैक होल गंजे होते हैं। होने का मतलब नो हेयर थ्योरम कहते हैं उसको। गंजे होने का मतलब ये होता है कि ब्लैक होल का सिर्फ आपको चार्ज पता चल सकता है, उसकी घूमने की स्पिन पता चल सकती है या उसका मास, उसके अलावा आपको ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, सिंगुलैरिटी कैसे बनी है, कभी पता नहीं चल सकता। पर वी विल नॉट गो इनटू दैट, लेकिन सिर्फ एक मिसाल दे रहा था कि उसी तरह की सिचुएशन एक कंडक्टर और कैविटी के बारे में भी आप डेवलप कर सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग। कोई सवाल यहाँ तक? इसके बाद एक और सॉरी एक और पॉइंट है जिसको मैंने डिस्कस करना है, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो ये है कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर। तो दैट विल बी माय सेवंथ पॉइंट। 6 पॉइंट हो गए थे ना। सेवंथ पॉइंट जो है दैट इज अ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। अब आप शायद सोचेंगे यार ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे, तो ये एकदम से फोर्स दोबारा वापस क्यों आ गई? क्योंकि यही हमारा मकसद होता है। क्योंकि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी फोर्स से ही निकलती हैं, जैसे वर्क फोर्स से निकालते हैं, पावर फोर्स से निकालते हैं। तो इसलिए, और दूसरा ये कि एक दो प्रॉब्लम्स हमने करने हैं आज जिनमें फोर्स ऑन अ कंडक्टर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। डिस्क्लेमर, बाउंड्री कंडीशंस थोड़ा सा इस्तेमाल होंगी, लेकिन मैं जो प्रॉब्लम्स आज करूंगा उनको फिर मैं बाउंड्री कंडीशन के बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमें बाउंड्री कंडीशंस को स्टडी ना करना पड़े, और जो प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे वो बगैर बाउंड्री कंडीशंस के हो जाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस का ज्यादा रोल आएगा जब हम लैपलेस इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे, वहां पे फिर हम उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं अभी दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हम बाउंड्री कंडीशंस को अभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, और आज के लेक्चर में भी अगरचे प्रॉब्लम्स में ग्रिफिथ जो है वो उनको स्टडी डिस्कस करता है बाउंड्री कंडीशंस को दोबारा, लेकिन हमारा काम उसके बगैर भी चल जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ सोचा कि ये फोर्स ऑन अ कंडक्टर पे भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। अच्छा,
वो ये है कि फर्ज करें आपके पास एक चार्ज है क्यू, और उसको आपने एक कंडक्टर के अंदर बंद किया हुआ है, और आपको पता है कि उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इंड्यूस होगा, और अगर कैविटी है तो ऑपोजिट होगा। ठीक है। सो अब अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे ये भी चले, मैं पॉइंट ये भी लिख ही देता हूँ, क्योंकि इस ये भी एक कंडक्टर की सरफेस है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर पॉइंट पे दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो ये मैंने लाइंस जानबूझ के इस तरह से ड्रा की हैं ताकि आपको एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूं। वो ये है कि यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सो ये वो फोर्स है जिसको मैंने यहाँ पे कहा है फोर्स ऑन अ कंडक्टर। तो सरफेस चार्ज जो होती है, सरफेस चार्ज जो होता है, दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, surface charge experiences a force in the presence of electric field. In the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता है बाय डेफिनेशन भी, कि अगर मेरे पास, मैं फोर्स लिखना चाहता हूँ, एफ, स्मॉल एफ यूज कर रहा हूँ, ग्रिफिथ की नोटेशन है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फोर्स बाय यूनिट एरिया के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये फार्मूला आपने पहले देखा हुआ है कहीं पे, या आपको समझ आ रही है ये मैंने कैसे लिखा ये फार्मूला? क्योंकि आपके पास फोर्स, जो यूनिट फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू क्यू ई होती है ना, और अगर मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा स्मॉल एफ, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड देन क्यू पर यूनिट एरिया टाइम्स ई, एंड देन क्यू पर यूनिट एरिया को मैं सिग्मा बोलूंगा। सो एफ इज इक्वल टू सिग्मा ई आ जाएगा, राइट। सो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और अब होता ये है कि जब आप किसी सरफेस के ऊपर होते हैं, तो उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसकंटिन्यूस है। उसकी वजह ये है कि मैंने अभी आपसे बात की थी कि इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के, जबकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कह रहा हूं कि इज नॉन जीरो। ठीक है। ऑफ कोर्स नॉन जीरो है, क्योंकि आउटसाइड जो है, जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको सरफेस के ऊपर चार्ज नजर आ रहा है, और उस सरफेस चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, वो नॉन जीरो नहीं हो सकता। तो एक तरह से सरफेस में अगर मैं जब अंदर से बाहर की तरफ क्रॉस करने लगूंगा, तो मैं जीरो फील्ड से एकदम नॉन जीरो फील्ड में दाखिल हो जाऊंगा। या दूसरी तरफ से अगर मैं आ रहा हूँ जिसमें नॉन जीरो फील्ड है, तो एकदम से जब मैं सरफेस क्रॉस करूंगा तो मेरा फील्ड नॉन जीरो से जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस तब होता है जब उसकी वैल्यू एक पॉइंट पे अचानक चेंज हो जाए, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। सो फील्ड इज डिसकंटिन्यूस एट सरफेस। तो अब आपने अगर फील्ड जो है वो डिसकंटिन्यूस है, तो उससे आप फोर्स जो निकालेंगे वो भी डिसकंटिन्यूस होगी। और हम डिसकंटिन्यूस फंक्शंस को स्टडी नहीं करते, हमने जितना भी ये अलजबरा इस्तेमाल करना है आगे, उसमें कंटिन्यूस फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। तो इस डिसकंटिन्यूटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनसाइड और आउटसाइड वाले फील्ड का एवरेज ले लेंगे। सो बेसिकली हम इस फार्मूले को रीडिफाइन कर लेंगे। हम कहेंगे कि जो एफ है दैट इज इक्वल टू सिग्मा, और ई की जगह पे मैं क्या करूंगा, इस सरफेस के ऊपर वाला फील्ड जिसको मैं ई अबव कहूंगा, और प्लस ई बिलो जो इस सरफेस के नीचे वाला फील्ड है, उन दोनों को जमा करके दो पे तकसीम कर दो। दूसरे लफ्जों में मैं इसको लिख रहा हूं सिग्मा ई एवरेज। ये पॉइंट समझ में आ गया है? तो डिसकंटिन्यूटी खत्म करने के लिए हमने सरफेस की दोनों साइड्स के ऊपर जो फील्ड था उसकी एवरेज ले ली, ई अबव और ई बिलो की। तो ये एक फार्मूला हुआ करेगा जो हम अपने
प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया करेंगे, राइट। इसकी वजाहत बड़ी खूबसूरत ग्रिफिथ ने दी हुई है। नहीं, स्टेप वाइज फंक्शन नहीं है ना, फोर्स हमारा स्टेप वाइज फंक्शन नहीं है। वी वांट टू डिफाइन फोर्स ऑन अ कंडक्टर विच इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, अगर आप टाइम को भी इंक्लूड करते हैं। सो वी हैव अ वे टू गेट रिड ऑफ द डिसकंटिन्यू। ये बेसिकली बाउंड्री कंडीशन से निकल के आ रही है चीज। बट the discontinuity at the surface is always a problem, ठीक है, which can be eliminated by taking average। और यही काम हम करेंगे बाउंड्री कंडीशंस के अंदर भी। सो ये मैं बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस से थोड़ी सी जान छुड़ा रहा हूँ ताकि हमें उस डिस्कशन में ना जाना पड़े। सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द फोर्स। अच्छा, इसको समझाने के लिए ग्रिफिथ एक मिसाल देता है जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्ज करें कि आपके पास एक रैंडम सरफेस है, ठीक है, और उसके ऊपर मैं कोई पैच ले लेता हूं, स्मॉल पैच ऑफ चार्ज, समझ लें। अच्छा, मुझे पता है कि इस सरफेस के अबव भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा बनाते हैं। ये पैच है और इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगा इस सरफेस में। इस स्मॉल पैच की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द पैच। तो इस पैच अगर मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ड्यू टू दिस पैच, तो वो क्या होगा, ड्यू टू दिस सरफेस, सॉरी, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पैच, ये जो मैंने स्मॉल पैच बनाया है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी अदर चार्जेस। सो उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ई अदर, ठीक है, प्लस ई अदर। वो जो ई अदर है दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम दीज टू वेक्टर्स, और ये आपने पढ़ा हुआ है। और हमने पैच को इस तरह बनाना है कि ये हमें बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस लगे, पैच इज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो इसके ऊपर मैं, और फर्ज करें सारी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो एक इन्फिनिट शीट के ऊपर, एक बड़ी शीट के ऊपर, और उसके पास मैं किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको याद होगा गॉसेस लॉ से, दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो बेसिकली इसकी इस साइड पे भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड है, और इसकी इस साइड के ऊपर भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड है। तो ई अदर के अंदर वो सारा शामिल होगा। सो अगर मैं, सो ई अदर में बेसिकली क्या हो रहा है कि ई अबव जो होगा, अबव द शीट, दैट विल बी इक्वल टू ई ऑफ अदर। अदर से मुराद बाकी सारे चार्जेस जो इस शीट के ऊपर मौजूद हैं, प्लस वो फील्ड जो इस शीट से बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है। मैं दूसरे लफ्जों में ये कह रहा हूं कि मैं इन दोनों को जमा करूंगा ना, अगर मैंने शीट के ऊपर वाला फील्ड निकालना है और अगर मैंने शीट के नीचे वाला निकालना है, तो फिर मैं इसको और फिर अदर को ऐड अप करूंगा। So E above will be equal to E other plus sigma over 2, sorry, sigma over 2 epsilon नॉट, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी इसके आएगा। एंड देन E बिलो जो होगा, इसको मैंने काफी टाइम लगा दिया है, लेकिन चलो होपफुली हम प्रॉब्लम्स भी कर ही लेंगे। E बिलो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अगेन E अदर प्लस नीचे वाला फील्ड विच इज अगेन इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करके या प्लस ही कर लें, ई अदर निकालें, तो उसकी वैल्यू आएगी क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू, सो 2 ई अदर्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स दिस एंड 2 टाइम्स दिस। सो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ई अबव प्लस ई बिलो, तो ये किसके बराबर आएगा,
शुड बी, वन ऑफ देम शुड बी माइनस, आई वुड गेस। तो फिर मैं इनको ऐड अप कर सकता हूँ, क्या ख्याल है? नो? क्योंकि एक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस एन, तो दूसरा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है माइनस एन। सो आई थिंक आई शुड राइट दिस वन एज माइनस। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे एन को मैंने फर्ज करें ऊपर की तरफ डिफाइन किया है, एन वेक्टर। तो एन नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो या दिस दिस मेक सेंस। और फिर आप इनको अगर ऐड अप करेंगे तो टू टाइम्स ई अदर बनेगा, एंड देन टू को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाए। राइट? आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ई अदर हमने निकाला है, दैट इज जस्ट ई एवरेज। वो ई एवरेज के बराबर आया है। सो इसका मतलब है कि ये जो मैंने टोटली लिखा था इस सरफेस की वजह से, उसको मैं दोबारा लिखूंगा, ई इक्वल्स ई पैच प्लस ई एवरेज। यानी अदर वाला जो, मतलब इस पैच के अपने अपने चार्जेस के अलावा बाकी तमाम सरफेस के ऊपर जो चार्जेस थे उनका जो फील्ड है वो मैंने ई एवरेज में उसको शामिल कर दिया। अब ई पैच की बात करते हैं, तो कोई भी चार्ज होता है उसका फील्ड अपने ऊपर नहीं लग रहा होता, वो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होता, वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। सो ई पैच को आप सिंपली यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। यू कैन इजीली इग्नोर द ई पैच, बिकॉज पैच अपने ऊपर खुद से फील्ड नहीं लगाएगा, फील्ड बाहर के उसके ऊपर लगाएंगे। सो जिससे मेरा नतीजा ये निकला कि जो फील्ड है टोटल, दैट इज जस्ट इक्वल टू एवरेज फील्ड। तो अगर आपके पास एक सरफेस है चार्ज की और आप उसका एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसको ई एवरेज लिख सकते हैं। तो दिस इज द प्रूफ जो मैंने इस इक्वेशन में इस्तेमाल किया है, इसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है? सो एफ कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा टाइम्स ई एवरेज, सॉरी, वन बाय, या सिग्मा एवरेज। ठीक है ना, ई एवरेज के इक्वल आ गया, तो एफ टाइम सिग्मा एवरेज हो जाएगा। ठीक है? एंड देन ई एवरेज की वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ई एवरेज विल बी इक्वल टू, अगर आपके पास वही केस है जो हमने ऊपर लिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट और एनी यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आप एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन। आई डोंट नो कि ये इस्तेमाल होना है या नहीं, बहरहाल दिस इज द वे यू डू इट। सो बहरहाल दिस इज द फोर्स, और जो कि लगेगी किसी, जो कि सरफेस चार्ज की वजह से लगेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर मैंने को क्यू चार्ज रखा है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया है, जिसको हम इंड्यूस चार्ज बोल रहे हैं, इंड्यूस सरफेस चार्ज। तो इस सरफेस चार्ज ने जो फोर्स पैदा करनी है पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू दिस फार्मूला, सिग्मा स्क्वायर ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। और आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रही है, विच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसे जैसे चार्ज चेंज करेंगे या एरिया चेंज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होगी, और उसके साथ साथ जो फोर्स है उस कंडक्टर की, वो भी चेंज होगी। दूसरी चीज नोट करें कि फोर्स की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, यानी इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, विच इज टुवर्ड्स द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। राइट? तो ये वो चंद एक बातें थी जो मैं यहाँ पे करना चाहता था, और इन कंसेप्ट की बुनियाद पे अब आप बहुत आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे जिनको अभी हम करने जा रहे हैं। उससे पहले किसी का कोई सवाल? ओके, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है,
इसमें उसने बताया कि एक सफियर है मेटल का, विच इज कंडक्टर, जिसके अंदर चार्ज क्यू है। पहली चीज तो मुझे ये पता है कि इसके अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, एंड लेट मी सी इफ आई कैन राइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है सफियर में, और उसके बाहर एक शेल है, कंसेंट्रिक शेल है, जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस जो है वो बी है। वो यहाँ पे दिखाया गया है। शेल कैरीज नो नेट चार्ज, तो शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ चार्ज जो है वो क्यू स्फीयर के ऊपर है। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही मुझे कुछ चीजें पता है, और वो क्या चीजें मुझे पता है, वो ये है कि अगर ये मेरा एक स्फीयर है और उसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो ये मुझे पता है कि इस क्यू चार्ज की वजह से इसके बाहर जो चार्ज पैदा होगा दैट विल बी प्लस। ये इंड्यूस चार्ज आ गया, ये स्फीयर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है ये रेड वाला, तो इसकी सरफेस के ऊपर सारा चार्ज आ जाएगा। उसके बाद मैं बनाता हूं एक और शेल, विच इज आउटसाइड दिस वन, और एक और बनाता हूँ शेल, क्योंकि मतलब, ओह होल्ड ऑन, ये क्या कर रहा है। So this will be a spherical shell, and then एक और शेल बनाना है इसके ऊपर, which is, let's say, this one, और इसको थोड़ा सा छोटा भी करना है, बिकॉज मैं अपनी तरफ से रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो, कुछ ना कुछ तो बन ही गया है। Then अंदर वाला जो है, सॉरी, कम ऑन, ये प्रोग्राम जो है ना, सॉफ्टवेयर, कभी कभार बहुत स्लो हो जाते हैं। चलो, जैसा भी है, रिंग बन गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि रिंग का धोखा हो आपको। ऑलराइट, सो इस तरह का एक रिंग है, और अब ये होता है कि इसकी पॉजिटिव सरफेस की वजह से ये जो अंदर वाला रिंग है उसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनर जो शेल का सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसकी वजह से जो आउटर सरफेस होगी सबसे बाहर वाली, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही आप उसका देख लेंगे, चार्ज इंड्यूस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होगा। सो अंदर चार्ज पड़ा था प्लस क्यू, जिसकी वजह से सफियर की सतह पे चार्ज आया प्लस, और उस प्लस की वजह से इनर शेल पे आया माइनस, और इनर शेल के माइनस की वजह से आया आउटर शेल के ऊपर प्लस। आप करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। ए पार्ट है, कहता है फाइंड दी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट आर। आर से मुराद ये सफियर का रेडियस है। ठीक है, दिस इज आर, एंड देन आई होप कि ये आपको क्लियर नजर आ रही है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। एंड देन एट ए एंड बी, तो दिस इज वेरी सिंपल। आपको पता है सरफेस चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये जेन में रखनी है। तो जब मैं लिखूंगा सिग्मा आर, तो इससे मुराद होगा, मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, स्फीयर के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो क्या है, प्लस क्यू। सो आंसर होगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एरिया जो है स्फीयर का, वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो बस ये आंसर है। जब आप सिग्मा ए लिखेंगे तो वो क्या होगा, अब ए वाले स्फीयर को देखें तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, ए वाले स्फेरिकल शेल को देखें तो नेगेटिव चार्ज है। सो माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय उसका एरिया क्या होगा, 4 पाई a स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस ए है। और सिग्मा बी को देखें तो उस पर प्लस चार्ज है, सो प्लस चार्ज की वजह से ये होगा प्लस क्यू ओवर 4 पाई b स्क्वायर, क्योंकि बी उसका रेडियस। सो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया।
अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर यूजिंग इन्फिनिटी एज द रेफरेंस पॉइंट। तो पोटेंशियल एट जीरो आपने मालूम करना है, विच इज द सेंटर। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट लेना है और इन्फिनिटी से जीरो ई डॉट डी एल फार्मूला लगाना है। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी से जब मैं आना चाहूंगा जीरो तक, तो पहले मैं हिट करूंगा बी वाले रेडियस को, फिर मैं जाऊंगा बी से ए की तरफ, फिर मैं जाऊंगा ए से आर की तरफ, और फिर मैं जाऊंगा आर से जीरो की तरफ। तो ये इंटीग्रल चार इस समय तक सेम हो जाएगा। सो इसको मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल, फिर माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बी टू ए ई डॉट डी एल, फिर माइनस ए टू आर ई डॉट डी एल, फिर माइनस आर टू जीरो ई डॉट डी एल। चारों रीजन्स का फील्ड भी मुझे पता है, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जब मैं इन्फिनिटी से बी पे जाऊंगा तो मेरा फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है ना, जो बाहर अब आप खड़े हो गए, जो बंदा बाहर खड़ा होगा उसको तो यही नजर आएगा कि प्लस क्यू वाली कोई चीज पड़ी हुई है। तो वो प्लस क्यू ओवर आर स्क्वायर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो पॉइंट चार्ज का होता है उसी को इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब आपने देखना है ई फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए पे उसने कहा था कि कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगा, जीरो। शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। फिर आपने देखना है ए टू आर। तो ए टू आर भी वही सिचुएशन है, चूंकि जब आप ए इस रीजन में खड़े होंगे जहां पे मैं ये सर्कल्स बना रहा हूं, तो जिस चीज को आप देख रहे होंगे इस तरफ वो पॉजिटिव चार्ज है। सो लिहाजा इसका भी जो फील्ड होगा दैट विल बी पॉजिटिव क्यू ओवर आर स्क्वायर, एंड देन ई आर टू जीरो। और मैंने आपको बताया था कि आर टू जीरो इन साइड द कंडक्टर है, तो इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इन चारों को आप इस्तेमाल करें तो आपका जो पोटेंशियल निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू के, सॉरी के की बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन एक आएगा क्यू ओवर आर। ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल इंटीग्रल्स हैं, दो इंटीग्रल आपको करने पड़ेंगे। बी टू ए वाला, ठीक है ना, ये वाला इंटीग्रल तो जीरो है, और ये लास्ट वाला आर टू जीरो भी जीरो है। तो सिर्फ ये पहला इंटीग्रल और दूसरा इंटीग्रल करना है। दूसरा इंटीग्रल आपको आर और ए देगा, पहला इंटीग्रल आपको बी और जीरो देगा। तो जीरो तो मैंने लिखना नहीं है, तो लिहाजा तीन टर्म्स इसके अंदर आएंगी। सो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट बी। क्लियर है? सो ओनली थिंग दैट यू नीड इज हाउ द चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन डिफरेंट सर्फेसिस, और उसके बाद वो डिफरेंट सर्फेसिस का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पे खड़े होकर आप देख रहे हैं उस हिसाब से उसको लिख लेना है। तीसरा है कि नाउ द आउटर सरफेस सी पार्ट इज टच्ड टू अ ग्राउंडिंग वायर विच लोअर्स इज पोटेंशियल टू जीरो। तो बाहर वाले बंदे ने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, इसके साथ एक तार लगाई, और वो तार जो है वो 0 वोल्ट की थी। तो उसने क्या किया कि जितना भी चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे पड़ा था वो खत्म कर दिया। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर सिचुएशन जो है वो क्या होगी, ये सवाल है। आउटर सरफेस को टच किया ग्राउंड के साथ, सी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। जब आउटर सरफेस जो है बी रेडियस वाली उसको टच करेंगे तो उसका जो, सॉरी, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि उसको आपने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंडेड। और बस अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इन्फिनिटी से बी की तरफ तो वो रहा ही नहीं, मतलब वो फर्ज करें वो सरफेस है ही नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे वो चार्ज ही खत्म हो गया ना, जीरो हो गया। तो अब जो पहली सरफेस बाहर से आते वक्त आपको मिलेगी वो ए वाली सरफेस होगी, क्योंकि बी वाली तो जीरो हो गई। सो
बी वाली का चार्ज जीरो हो गया। सो इन्फिनिटी से आप जाएंगे ए पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब आप मुझे बता सकते हैं जो लोग मीटिंग में हैं, कि फर्ज करेंगे ये बाहर कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, ये प्लस वाला नहीं पड़ा हुआ, तो अब अगर आप बाहर खड़े हों तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना नजर आएगा? आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। बाहर वाले बंदे को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना नजर आएगा? याद रखें ये पॉजिटिव वाला जो सफियर है ये खत्म हो चुका हुआ है। चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ, उतनी देर में जितनी देर में आप सोचते हैं। सो इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव वाला सफियर खत्म हो गया, क्योंकि इसका सरफेस चार्ज जीरो हो गया। ये सिचुएशन है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा? सिद्रा कह रही है अगेंस्ट अगेन पॉइंट चार्ज। सिद्रा आप नोट करेंगे आप यहां पर हैं, और ये आपकी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो सोचे टोटल चार्ज कितना नजर आएगा आपको? जबरदस्त, गुड। शफाकत अली, आपने सही जवाब दिया। टोटल चार्ज जीरो नजर आएगा। सो इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी से ए तक आने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये वाला फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो टोटल चार्ज जीरो नजर आएगा। एंड देन ई फ्रॉम ए टू आर, ये मुझे बताए कोई क्या होगा? अब मैं कहाँ पे हूँ? अब मैं इस पॉइंट पे हूँ कहीं पे, और अब मैं सफियर को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ए से आर की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मैं सफियर को देख रहा हूँ। तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अब भी जीरो होगा या क्या होगा? अब पॉइंट चार्ज होगा, बिल्कुल, क्योंकि अब आप सफियर के बाहर खड़े हैं, इनर सफियर के। सो सफियर विल लुक लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। एंड देन तीसरा जो फील्ड है दैट इज R20, ये कितना होगा? R20 का मतलब है आप इन साइड द कंडक्टर है। सो इन साइड द कंडक्टर मुझे पता ही है जीरो होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गए। आप दोबारा से अब इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, और टोटल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं कि क्या आएगा। कर लेंगे ये प्रॉब्लम अब, बाकी जस्ट इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, सो अगेन आप कैलकुलेट कर सकते हैं V0 माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई डॉट डी एल, और फिर इसको चार हिस्सों में तकसीम करें, और बल्कि तीन हिस्सों में, क्योंकि अब चौथा तो वैसे जीरो हो गया, और उन तीनों में से भी सिर्फ एक ही बचेगा, बाकी तो दो जीरो हो गए। सो इट विल बी वेरी सिंपल, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ऑलराइट, आई होप कि ये प्रॉब्लम से आपको समझ आ गया कि चार्जेस इंड्यूस कैसे होते हैं, और उनकी वजह से आप फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमने स्टडी किया था कैविटी को, तो एक प्रॉब्लम कैविटी के बारे में। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.36। तो इसमें देखें दो कैविटीज हैं। एक कैविटी का जो रेडियस है वो ए है, दूसरी का बी है। ए वाली कैविटी में कुछ चार्ज पड़ा हुआ है क्यू ए, बी वाली कैविटी में कुछ चार्ज पड़ा हुआ है क्यू बी, और ये दोनों कैविटीज एक बड़े कंडक्टर सफियर के अंदर है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। और हमें कहा जा रहा है कि कुछ चीजें निकालें। तो आई होप कि पिछले प्रॉब्लम से अब हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ए है, उसके लिए मैं दोबारा से कुछ डायग्राम्स जो हैं वो बनाता हूँ। सो लेट से मेरे पास एक कैविटी है और एक और कैविटी है, और इन दोनों के बाहर जो है वो एक सफियर है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। इस वाली सफियर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, ये सेंटर पॉइंट है। इसके अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है
वो है क्यू ए, और इसके अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो है क्यू बी। इसका रेडियस है बी और इसका रेडियस है ए। तो ये सूरत हाल है। याद रहे कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है, और जबकि दूसरी तरफ आपके पास क्या है, कैविटीज हैं। ये दोनों कैविटीज हैं जो कि डायग्राम में भी दिखाई गई हैं। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द चार्जेस, क्योंकि वो हमारा मेन कंसर्न होता है। तो अब आप लोग मुझे जरा फटाफट बताते जाएं। ये जो ए वाला सफियर है, कैविटी है, इसके अंदर चार्ज है क्यू ए, तो इसके बाहर कितना चार्ज पैदा होगा? ये मैंने आपको लेक्चर में दिखाया भी था कि अगर कैविटी हो तो कैविटी के बाहर कितना चार्ज होता है। कैविटी के बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। सो कैविटी के बाहर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दूसरी कैविटी के बाहर भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और इन दोनों नेगेटिव्स की वजह से जो बाहर की आउटर सरफेस है उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, विच विल बी द सम ऑफ द चार्जेस ऑफ दीज टू कैविटीज। तो ये हमारी सूरत हाल है। सो अगर आपने अब निकालना है सिग्मा ए, तो आप कैसे निकालेंगे? सिग्मा ए विल बी इक्वल टू क्यू ए विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना ए के ऊपर, डिवाइडेड बाय उसका एरिया होगा 4 पाई ए स्क्वायर। सिग्मा बी निकालें तो बी की जो कैविटी है उस पर भी नेगेटिव चार्ज बाहर आया हुआ है। सो उसकी वजह से आएगा -QB/4 पाई B स्क्वायर। बी इज द रेडियस। एंड देन सिग्मा आर विल बी इक्वल टू, अब सिग्मा आर के लिए जरा ध्यान करना है कि अब सिग्मा आर को मैं सिंपली Q/R² नहीं लिख सकता, लिख भी सकते हैं, लेकिन वो Q का याद रखना है कि वो दो तरह के चार्जेस से मिलकर बनेगा। क्योंकि अगरचे दोनों कैविटीज नेगेटिव थी, लेकिन दोनों ने चार्ज एक जैसा नहीं दिया। एक ने क्यू ए दिया है और दूसरे ने क्यू बी। सो अब जब आप चार्ज लिखेंगे तो वो होगा QA+QB डिवाइडेड बाय 4 पाई R²। आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गया, क्योंकि जो बाहर वाली सरफेस है उस पर जो चार्ज है वो दोनों अंदर वाली कैविटीज ने कंट्रीब्यूट किया है। सो उनके चार्जेस को आप जमा करेंगे, और चूंकि वो बाहर प्लस है, सो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव की जरूरत नहीं है, प्लस ही आएगा। सो दिस इज द सरफेस चार्ज। ठीक है। बी वाला प्रॉब्लम, व्हाट इज द फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर? तो फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर क्या होगा? अगर आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हुए हैं, तो मैंने बताया था कि जो जो कैविटी होती है वो शील्ड हो जाती है ना, आपको बाहर सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज नजर आता है। तैयब कह रहे हैं जीरो, जीरो नहीं होगा इस केस में। उसकी वजह यह है कि जीरो तब होता है जब आपका आपके पास जो है वो कैविटी ना हो, या टोटल चार्ज आपका इक्वल एंड अपोजिट हो। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो इक्वल, सॉरी, इक्वल एंड अपोजिट तो है, बट इट्स नॉट सफियर। मतलब ये सफियर नहीं है, ये एक एम्प्टी, एम्प्टी भी नहीं है, एक होल है, यानी एक सुराख है। तो इसलिए आप इसके ऊपर वो वाली लॉजिक नहीं लगा सकते जो आपने पहले की थी, जिसमें शेल पड़ा हुआ था बाहर। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैविटी की नेचर होती है वो शील्ड हो जाती है बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए, और बाहर वाले को सिर्फ वही नजर आता है जो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज पड़ा होता है। ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया था जब हम लेक्चर कर रहे थे इस बारे में, कैविटी के बारे में। सो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इट विल बी जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि कैविटी जो है वो शील्ड हो जाती है। सो इट विल बी जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA+QB, जो कि टोटल चार्ज है इसके ऊपर, डिवाइडेड बाय R²। और अगर आर हैट भी लगा लें तो ये वेक्टर होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, इट विल नॉट बी जीरो। पॉइंट क्लियर है आपको? बिकॉज कैविटी इज शील्डेड। सो
ऑल राइट, देन सी पार्ट, व्हाट इज द फील्ड विद इन ईच कैविटी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हर कैविटी का अपना फील्ड होगा। ई ए 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट Q/Q A/R², और ई बी जो होगा 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट QB/R²। ये क्लियर है ना, कि हर कैविटी का जो अपना फील्ड है वो इन इनसाइड द कैविटी वो इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इट विल नॉट बी जीरो, बिकॉज अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। सो अंदर चूंकि ये पॉइंट चार्ज है और सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, सो इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। मतलब कैविटी के अंदर जब आप होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप एक पॉइंट चार्ज के पास खड़े हैं। इस केस में पॉइंट चार्ज QA है, और दूसरे केस में पॉइंट चार्ज QB है। तो दोनों का जो फील्ड है वो पॉइंट चार्जेस का फील्ड होगा। दिस इज इनसाइड द कैविटी। ठीक है। पार्ट डी है, व्हाट इज द फोर्स ऑन QA एंड QB। फोर्स इस केस में क्या होगी, वो जीरो होगी। सॉरी, फोर्स विल बी, चलो एफ लिख लो या कैपिटल एफ स्मॉल एफ, फोर्स जीरो होगी। उसकी रीजन ये है कि जो फोर्स बाहर की तरफ जा रही है, दैट विल बी कैंसल्ड बाय द force on the opposite side, and then there will be no net force on any cavity। ये पॉइंट आई होप कि क्लियर है। आप इसका इसकी फोर्स निकाल लें और फिर इसकी फोर्स निकाल लें, दे विल कैंसिल ईच अदर। एंड देन ई पार्ट जो है, दैट इज what which of these answers should would change if a third charge were brought near the conductor। अब अगर आप एक और चार्ज इसके पास लेके आते हैं, यानी बंदा लाने के बजाय यहाँ पे आप एक और चार्ज ले आते हैं, लेट से प्लस क्यू ले आते हैं, जिसको QC इसने कहा हुआ है। तो कहता है इस नए चार्ज को यहाँ पे इसके करीब लाने से ये सारी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं क्या फर्क पड़ेगा। वही कंडीशन है जो पहले थी, क्योंकि आप सफियर के बाहर खड़े हैं, तो कैविटीज के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जिस चीज के बारे में बात कर सकते हैं वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है। सो इसका मतलब है सिर्फ सरफेस चार्ज जो है कंडक्टर का, दैट विल चेंज ओनली, सिग्मा आर विल चेंज। और कैविटीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और या उनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना, कि अगर आप बाहर से एक चार्ज करीब लाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज जो पूरे कंडक्टर का है, सिग्मा आर, दैट विल चेंज। सो ये प्रॉब्लम भी हो गया। किसी का कोई सवाल इसमें? अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, और दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह गए हैं, वो भी हम कर लेते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.37, उसमें कहता है कि टू लार्ज मेटल प्लेट्स। तो आपके पास मेटल प्लेट्स हैं। सो लेट्स से ये एक मेटल प्लेट है, और उसका एरिया जो है वो A है, और एक और मेटल प्लेट है जो उससे D फासले के ऊपर पड़ी हुई है। दोनों के ऊपर क्यू क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और दोनों के दरमियान जो फासला है वो D के बराबर है। सपोज वी पुट अ चार्ज Q ऑन ईच प्लेट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द प्लेट्स। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है। प्रेशर आपको पता है क्या होता है? मेरा ख्याल है ये मैं भूल गया, लेकिन फार्मूला ग्रिफिथ में दिया हुआ है। प्रेशर का फार्मूला होता है ε0/2 E², नियर सरफेस चार्ज। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर प्रेशर एक्चुअली। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो ये फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो जब उसने कहा है कि उसने ये नहीं बताया कि वो प्रेशर कहाँ पे आपने निकालना है, यानी इस साइड पे निकालना है या इस साइड पे या इस साइड पे। सो एक बात मुझे मालूम है कि इन साइड दी प्लेट्स क्या होगा। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को भी जाएगा और इस तरफ को भी जाएगा। सिमिलरली दूसरे प्लेट्स में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस तरफ को भी जाएगा और इस तरफ को भी जाएगा। अब जो प्लेटों के इन साइड है वहां पे तो फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। सो मैं ये कह सकता हूँ कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है। और आउटसाइड द प्लेट्स क्या होगा, एनी प्लेट, फर्स्ट करें मैं इस प्लेट की बात कर रहा हूँ एक तरफ की, सो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गाउस लॉ से निकाला हुआ है। सिग्मा को मैं अब लिखूंगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज मुझे पता है कि उस प्लेट पे चार्ज जो है वो क्यू है, जैसे आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा होगा ना। बस वहां पे ये होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, यहाँ पे सेम चार्जेस हैं। एंड देन ई आपके पास है तो आप प्रेशर का फार्मूला बस लगाओ, एप्सिलॉन नॉट बाय टू, एंड देन ई स्क्वायर बन जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये आपको देगा क्यू स्क्वायर ओवर टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। सो ये आपका प्रेशर का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली इसका जो मेन मकसद था वो ये फार्मूला इस्तेमाल करना था प्रेशर का, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक और प्रॉब्लम है विच इज 2.38। A metal sphere of radius r carries a total charge। तो लेट्स से मेरे पास एक सफियर है और उस सफियर के ऊपर चार्ज है q और उसका रेडियस है r। तो यहाँ पर मैं एक्सेस बना रहा हूँ। सवाल यह है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, और उन दोनों के ऊपर जो चार्ज है, सॉरी फोर्सेस हैं, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे विल क्रिएट अ रिपल्शन। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पॉजिटिव चार्ज लेके तो वो रिपल करेगा, यहाँ पे खड़ा हूँ तो वो रिपल करेगा। तो ये फोर्स है जो आपने निकालनी है। राइट। पहली बात तो मुझे ये पता है कि इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, क्योंकि ये एक स्फीयर है और मेटल है मींस कंडक्टर है। सो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये मैं बार बार हम ये बात कर रहे हैं। और चूंकि मुझे पता है इसका रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर, तो इसका जो आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी पॉइंट चार्ज। ये बहुत दफा हमने ये भी बात की हुई है, कैपिटल क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, दैट विल बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो कहते हैं कि फोर्स निकालनी है, तो मैंने आपको बताया कि फोर्स का फार्मूला जो होता है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई एवरेज, जो अभी हमने पढ़ा भी था। तो पहले मैं निकालूंगा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होगा, ई एवरेज विल बी इक्वल टू इनसाइड और आउटसाइड, बिकॉज सरफेस जो है वो डिसकंटिन्यूटी फैलाती है ना, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो सरफेस जो है या बाउंड्री जो है वो डिसकंटिन्यूटी फैलाती है, इस वजह से हम यहाँ पर एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इन दोनों की एवरेज अगर आप लें तो यू विल गेट व्हाट, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट।
एंड आर इसमें जो कि कांस्टेंट है, सो जस्ट टेकिंग कांस्टेंट। सो दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाऊं, तो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमत में जा रहा है, आउटसाइड की बात कर रहा हूं, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द लेट से जी एक्सिस। सो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स होगी, इसको मैं लिखूंगा ई एवरेज का मैग्नीट्यूड बट इन द जी डायरेक्शन। सो दैट इज व्हाट माय फोर्स इज। ठीक है, दैट इज द फोर्स विच आई एम यूजिंग। अब इसका जो जी कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको पता है ये जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये वाला, चले मैं इसको लिख ही देता हूँ एवरेज। इसका जी कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी ई एवरेज कॉस थीटा। ठीक है, वो आपको ज्योमेट्री से नजर आ रहा है। सो दिस विल बिकम ई एवरेज कॉस थीटा। एंड देन अगर आप टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, सो दैट विल बी जस्ट सिंपली इस फोर्स को आप इंटीग्रेट कर देंगे ओवर एरिया ऑफ द स्फीयर। सो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, विच विल बी सिग्मा ई एवरेज कॉस थीटा डी ए। सबसे पहले मैं चलें इसको एफ जी लिख लेते हैं। सो अब यहाँ पे जो तीन चीजें आ रही हैं उनकी वैल्यू, ई एवरेज की वैल्यू तो आपने निकाल ली है यहाँ पे। ठीक है, या कैपिटल आर है लिख लें अगर लिखना है तो। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मुझे पता है कि टोटल चार्ज जो है वो उसके ऊपर क्यू है और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। दिस इज सिग्मा। ई एवरेज ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। डी ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, सफियर है तो सफियर के लिए, और ये सफियर जो है ये फिक्स रेडियस का है, सो दिस विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। एंड देन बस चीजें आपके पास हैं। सो एफ जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एंड इंटीग्रल, क्योंकि एक थीटा का इंटीग्रल है जो जाता है 0 से पाए बाय 2 तक, सॉरी 0 से पाए तक। एंड देन d phi है which goes from 0 to 2 pi, and then sigma है which is q over 4 pi r square, e average है which is 1 over 8 pi epsilon naught q over r square, और फिर डी ए है which is r square sin theta d theta d phi। इस सारे को अगर आप सॉल्व कर लें तो आंसर विल बी क्यू स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 8 4 32 हो जाएगा। एंड देन पाई स्क्वायर बनेगा, बट साइन थीटा कॉस थीटा अगेन आपको पाई देगा, सो यू विल हैव अ पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एंड इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जो इसकी डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर होगी, राइट। सो आई होप कि यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, और हमने आज जो है वो कंडक्टर्स के बारे में, सॉरी या तैयब थैंक यू, कॉस थीटा मैं भूल गया था, चलो उसको आखिर पे लिख देते हैं। सो हमने कंडक्टर्स के बारे में स्टडी किया, थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज, आइडियल कंडक्टर्स की, और फोर्स होना कंडक्टर, प्रेशर होना कंडक्टर, तो वो सारा हमने स्टडी किया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए।